हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। हम पढ़ रहे थे बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिक्स में ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस के बारे में बात कर रहे थे। जैसा कि लास्ट लेक्चर में आपने देखा होगा कि हमने कुछ फॉर्मूलाज पढ़े थे, कुछ सर्वसमीकरणों के बारे में बात किए थे। आज हम वही ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस को थोड़ा आगे और लेके जाते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल्स पे कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं, टेबल से वैल्यूज कैसे निकाल पाते हैं, क्योंकि ये सब चीजें हमें पता होंगी तो हम फिजिक्स में बहुत अच्छे तरीके से आगे हर एक चैप्टर के क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। क्योंकि ये जो ट्रिग्नोमेट्री है ये हर चैप्टर से रिलेटेड होती है, हर चैप्टर में कहीं ना कहीं इसका यूज जरूर होगा। तो हम बात करते हैं राइट एंगल ट्राइंगल समकोण त्रिभुज पे बात करते हैं। देखो, त्रिकोणमितीय फलन होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस होंगे वो समकोण त्रिभुज पर लगाए जा सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस। और इनमें हम बात करें तो जैसे हम लेते हैं एक समकोण त्रिभुज, और समकोण त्रिभुज में जैसा कि आपको पता है कितनी भुजाएं होती है, 3 भुजाएं होती है। 3 भुजाएं कौन कौन सी होती है? लंब, आधार और कर्ण होता है। जैसे मना लेते हैं एक समकोण त्रिभुज, ये एक समकोण त्रिभुज है जिसमें जो समकोण बनता है उसके सामने वाली भुजा, यहाँ पे मान लो ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। अगर हम 90 डिग्री शो भी नहीं करेंगे तो ये जो साइन लगा दिया है ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? 90 डिग्री को रिप्रेजेंट करता है। इसके सामने वाली भुजा, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होती है कर्ण होती है। इसको इंग्लिश में हाइपोटेनियस बोलते हैं, एच से भी लिखते हैं, या फिर यहाँ पे हम ज्यादातर इसको के से लिखते हैं, कर्ण को के से यूज करते हैं, इंग्लिश में हाइपोटेनियस बोलते हैं। फिर बात आती है कि अब बाकी जो 2 बच गई, इन भुजाओं में लंब कौन सी है और आधार कौन सी है। यहां पर बहुत सारी कंफ्यूजन होती है, कई बार बच्चे बहुत गलतियां करते हैं। तो ध्यान देना, यहां पे आपको एंगल गिवन होगा, कोण के आधार पर आपको डिसाइड करनी होती है कि भुजा कौन सी आधार है और कौन सा लंब होगा। जैसे मान लो सपोज करो आपको ये एंगल दे रखा है, ये वाला, ये थीटा एंगल दे रखा है, तो एंगल के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी? आपकी लंब हो जाएगी। इसको आप परपेंडिकुलर पी से डिनोट करते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं, और एल से भी लिखते हैं। लंब को हिंदी में एल से भी ऐसे भी लिखा जा सकता है। कोण के सामने वाली भुजा, अगर सपोज करो ये वाला एंगल नहीं दिया आपको, ये एंगल नहीं दिया, यहां से आपको ये एंगल माना गया है थीटा, अगर हम इस एंगल को कंसीडर करेंगे तो अब इस केस में जो लंब बनेगा वो इसके सामने वाली भुजा होगी, वो बनेगी। तो इस केस में लंब क्या बनेगा? ये बन जाएगा यहां से, और ये क्या बनेगा? आधार बच जाएगा। जो बची हुई भुजा होगी, रिमेनिंग साइड ऑफ ट्रायंगल होगा, वो क्या हो जाएगा? हमारा आधार होगा। तो इस प्रकार से हम ले सकते हैं। तो चलो मैं नीचे वाला एंगल ले लेता हूं, यहाँ पे ये ले लिया थीटा, तो ये बच गया, वो क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। बेस इसको बी से लिखते हैं और आधार को हम वैसे ए से भी लिख सकते हैं। अब हिंदी में हम यहां से ये जो समकोण त्रिभुज है, इस समकोण त्रिभुज में हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं, लाल बटे कक्का। क्या यूज करते हैं? लाल बटे कक्का, LAL बटे में KA कक्का। इस फॉर्मूले, ये एक याद करने की ट्रिक है, ये फॉर्मूला नहीं है, ये ट्रिक है, बना रखी है। इस ट्रिक से हम क्या कर सकते हैं कि इसको याद कर सकते हैं। तो पहला फॉर्मूला आएगा वो किसके लिए आता है? साइन के लिए आता है, दूसरा कोस के लिए, और तीसरा टेन के लिए। क्योंकि जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात है, वो 6 क्रम से होते हैं जिनमें 3 होते हैं। तो ये यूज होता है वो साइन के लिए, ये वाला काम में लेते हैं, सेकंड वाला वो कोस के लिए, और थर्ड वाला होता है टेन के लिए। अब 3 हमें मिल गए तो इनके उल्टे हैं वो 3। तो जैसे साइन का रिवर्स करते हैं तो 1 अपॉन कोसेक होता है, तो साइन का रिवर्स कोसेक के इक्वल आ जाएगा। कोस से हम सेक निकाल सकते हैं, टेन से हम कोट निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से हम कर सकते हैं। जैसे साइन का फॉर्मूला क्या बनेगा? तो साइन का फॉर्मूला हो जाएगा लंब बटे कर्ण। यहां से कोस के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा? आधार बटे कर्ण। टेन के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा? लंब बटे आधार। ये इस प्रकार से हम फॉर्मूले यूज कर सकते हैं। ये है, यहां से डायरेक्ट ट्रिक से हम याद कर सकते हैं। और अगर आप उसमें जाओ, इंग्लिश में जाओ, तो इंग्लिश में हम कैसे याद करेंगे? इसको याद करने की ट्रिक है PBP अपॉन में HHB। ये है, क्या बोल सकते हैं इसको? पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोले। क्या हो जाएगा ये? पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोले, PBP अपॉन HHB। परपेंडिकुलर बेस परपेंडिकुलर, तो देखो परपेंडिकुलर लंब होता है, बेस आधार होता है, परपेंडिकुलर लंब होता है, हो गया। फिर हाइपोटेनियस कर्ण होता है, हाइपोटेनियस फिर से कर्ण होता है, और बेस होता है वो आधार होता है, ये भी हो गया। तो आप PBP अपॉन HHB से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इससे कर सकते हैं, ठीक है। ये 3 साइन कोस टेन का मिल जाएगा हमें, ये साइन के लिए, ये कोस के लिए, ये टेन के लिए, तो बाकी 3 तो हमें पता लग ही जाएंगे। तो ये होता है। अब यहाँ पे मोस्ट कॉमन एक होता है, हम बनाते हैं यहाँ पे ट्रिपलेट्स।
एक ट्रिपलेट्स होते हैं। ट्रिपलेट्स किसको फॉलो करते हैं? ट्रिपलेट्स फॉलो करते हैं पाइथागोरस थ्योरम को, क्योंकि समकोण त्रिभुज होता है, समकोण त्रिभुज पर हम क्या लगा सकते हैं? पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। और पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है? अगर हम बात करें पाइथागोरस प्रमेय की, तो पाइथागोरस प्रमेय हमें कहती है कि कर्ण की स्क्वायर है वो किसके इक्वल होगा? कर्ण स्क्वायर इज इक्वल्स टू होगा आधार स्क्वायर प्लस में लंब स्क्वायर। तो ऐसे ही हम किन्हीं तीन भुजाओं को ऐसे लें कि जिनमें किन्हीं दो भुजाओं के स्क्वायर का योगफल, कि एक भुजा का स्क्वायर और दूसरी भुजा का स्क्वायर करें तो उनका योगफल है वो तीसरी भुजा के स्क्वायर के बराबर आ जाए, तो इन तीनों भुजाओं को हम क्या बोलते हैं? ट्रिपलेट बोल सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे कुछ ट्रिपलेट्स बताता हूँ आपको। जैसे हम बात करें ट्रिपलेट्स पे, ट्रिपलेट्स पे बात करें जिनमें तीन है और सबसे बड़ी भुजा होगी वो कौन सी होती है? कर्ण। तो ये बात तो श्योर होगी कि सबसे बड़ी भुजा कर्ण होगी। बाकी बच गई कौन सी? एक आधार बचेगी, एक लंब बचेगी, वो डिसाइड होती है एंगल के आधार पे। तो एक ट्रिपलेट्स बनता है 3 4 5 वाला, 3 4 5 का एक ट्रिपलेट बनता है, करके देख लो। सबसे बड़ी भुजा तो कर्ण है, मतलब 5 तो कर्ण होगी, 5 की स्क्वायर 25। अब ये दो भुजा बच गई, वो एक आधार एक लंब है, कोई भी हो, करके देखो। 3 की स्क्वायर 9, 4 की स्क्वायर 16, 9 प्लस 16, तो 9 प्लस 16 इज इक्वल्स टू 25 आ रहा है ट्रिपलेट। पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो कर रहा है, ये भी ट्रिपलेट हो। तो एक होता है 6 8 10, ठीक है, 6 की स्क्वायर 64, सॉरी 6 की स्क्वायर 36, 8 की स्क्वायर 64 और 10 की स्क्वायर 100, 64 प्लस 36 इज इक्वल्स टू 100, ये भी ट्रिपलेट है। तो यहाँ पे ये दोनों ट्रिपलेट्स को फॉलो करते हैं। इसके अलावा एक ट्रिपलेट्स ये भी होता है 5 12 13, ठीक है। त्रिभुज की तीन भुजाएं देखो, 5 की स्क्वायर 25, 12 की स्क्वायर 144 और 13 की स्क्वायर 169, करके देख लो, दोनों का योग इसके इक्वल आ रहा है, ये भी एक ट्रिपलेट है। तो इस प्रकार से ये तीन जो भुजाएं हैं, इन ट्रिपलेट्स में सबसे लंबी भुजा तो हम समकोण त्रिभुज का कर्ण लेते हैं, बाकी दो भुजा आधार और लंब के रूप में हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब जब भी किसी त्रिभुज में, यहां से क्वेश्चन डायरेक्ट बन सकता है, जो वेक्टर में बहुत बड़ा फैक्टर बनेगा, देख लेना, वेक्टर में बहुत बड़ा फैक्टर बनता है एंगल निकालने के लिए, तो ध्यान रखना। जब भी ये ट्रिपलेट्स बने, ऐसे ट्रिपलेट्स के केस में हमें एक बात तो तय होगी कि एक एंगल तो 90 डिग्री का हो जाएगा, एक तो समकोण बनेगा। बाकी जो दो बच गए कि एक 90 बनेगा और दो एंगल बच गए आमने सामने के, वो दोनों एंगल बनेंगे, एक बनेगा 37 डिग्री का और दूसरा एंगल बनेगा किसका? 53 डिग्री का। ध्यान देना, किसका बनेगा? एक 37 डिग्री का एंगल बनेगा और एक 53 डिग्री का एंगल बनता है। दो एंगल बनते हैं किस केस में? इस ट्रिपलेट के केस में बनते हैं, और इस केस में हम डायरेक्ट यहां से एंगल बना भी सकते हैं। अब ये ध्यान में कैसे करें कि इस केस में कि अगर लंब 4 हो तो कौन सा एंगल बन रहा है, अगर लंब 3 हो तो कौन सा एंगल बन रहा है। तो इस केस को भी मैं थोड़ा सा इजी वे में समझाता हूं आपको। देखो कैसे बनाते हैं। जैसे मान लो, सपोज करो ये त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो हमें पता है कि ये 5 है, ये तो सबसे बड़ी भुजा कर्ण होगी। अब 3 और 4 हो गए, 3 और 4 हो गए, तो मान लो इस भुजा की लंबाई 3 है और इस भुजा की लंबाई कितनी है? 4, या रेशियो में भी हो सकती है, लेकिन रेशियो और भुजा की लंबाई दोनों अलग अलग बात होती है, ये ध्यान में रखना। कभी आप रेशियो में मत लेना, ठीक है। रेशियो में दे रखी होती है हमें, लेकिन कंसीडर मत करना रेशियो वालों को, क्योंकि रेशियो में जरूरी नहीं है कि पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो, तो ये चीज ध्यान में रखना। क्लियर है? अब यहां से देखो, अब ये तो 90 डिग्री हो गया, बात आती है कि ये वाला एंगल 37 है कि ये वाला एंगल 37 है, या फिर 53 कौन सा एंगल है, ये नहीं पता। तो देखो, दो बहनें थी, मैं एक लॉजिक बता रहा हूं, थोड़ा सा ट्रिक है, मैंने अपने हिसाब से बनाई हुई। दो बहनें, एक छोटी बहन है, ठीक है, और एक बड़ी बहन है। मान लो सपोज करो ये बड़ी बहन है, ये छोटी बहन है, दोनों की शादी करनी है और दो भाई है। ये बड़ा भाई है और ये क्या है? ये छोटा भाई है। ये दो भाई हैं और दो बहनें, दोनों की शादी करनी है, इनके घर वालों को रिश्ता मंजूर है। तो क्या ऐसे कभी होगा कि छोटी वाली का बड़े वाले से शादी कर दी और बड़ी वाली लड़की की छोटे वाले लड़के से शादी कर दी? बहुत रेयर। हाँ, लव मैरिज हो तो हो सकता है, लेकिन बहुत रेयर केस में अगर अरेंज्ड मैरिज होगी तो ऐसा नहीं होगा। 90% केस में मान के चलते कि ऐसा नहीं होता है। यही होता है कि बड़ी वाली का बड़े वाले से और छोटी वाली का छोटे वाले से। तो सेम थिंग यहां पे अप्लाई करके देख लो। छोटी भुजा के सामने वाला एंगल छोटा और बड़ी भुजा के सामने वाला एंगल बड़ा, तो 37 और 53 में छोटा कौन सा? 37 डिग्री। तो छोटी भुजा ये रही, छोटी लड़की, इसके सामने वाला एंगल छोटा है क्योंकि छोटा लड़का होगा 37 डिग्री, और बड़ी लड़की 4 बड़ी भुजा, बड़ी के सामने वाला एंगल कितना होगा? बड़ा 53 डिग्री। तो ये केस हो गया सेम। ऐसे ही हम इसमें निकाल सकते हैं 6 से 10 में। तो देखो 10 सबसे लंबी ये होगी, जब ये 10 है तो अब ये डिसाइड करना है कि 6 कौन सा 8 कौन सा।
तो छोटे एंगल के सामने वाली छोटी भुजा 6, बड़े एंगल के सामने वाली बड़ी भुजा 8। इसमें आते हैं तो ये तो 13 हो जाएगी इस केस में। अब 12 और 5 में खेल कौन सा खेलेंगे, तो 5 छोटा एंगल ये रहा, छोटी भुजा ये रहा 5, और ये क्या हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम इन ट्रिपलेट्स को इस 37 और 53 के खेल से हम क्या कर सकते हैं, इनके वैल्यूज निकाल सकते हैं। अब मैं एक क्वेश्चन पे आता हूं, जैसे कुछ तो सर्वर समीकरण लास्ट लेक्चर में मैंने बताई थी, आप जरूर देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। एक क्वेश्चन लेते हैं हम। क्वेश्चन ये है, ठीक है, ध्यान से देखना, थोड़ा सा क्वेश्चन अच्छा सा क्वेश्चन है, उस पर बात करते हैं। जैसे मान लो सपोज करो आपको ये दे दिया sin 74 डिग्री एंगल की वैल्यू फाइंड आउट करो, और इसके साथ साथ आपको ये भी दे दिया कि एक क्वेश्चन ये भी दे रखा है कि sin 106 डिग्री का वैल्यू फाइंड आउट करो, ठीक है। एक क्वेश्चन ये दे दिया आपको sin 15 इंटू में cos 15 डिग्री, इनकी वैल्यूज आप फाइंड आउट करो, ठीक है। ये 3 क्वेश्चन है आपके सामने। ये वैसे लास्ट लेक्चर में भी मैं देने वाला था क्वेश्चंस, लेकिन वो वीडियो में आ नहीं पाया था, इसलिए लास्ट में कट कर दिया था, इसलिए वो क्वेश्चंस हट गए थे, तो सेम क्वेश्चंस थे। अब देखो इन तीनों क्वेश्चंस पे बात करते हैं। पीछे वाले लेक्चर में भी वीडियो देखना, और उसमें भी मैंने बताया था कि किस प्रकार से हम विदाउट टेबल वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। टेबल तो जरूरी है, हमें आनी ही चाहिए, लेकिन टेबल, अब ये 15 डिग्री है, ये टेबल में नहीं होता है, तो इसको हम कैसे फाइंड आउट करें, वो टेबल के थ्रू ही फाइंड आउट कर पाएंगे। तो देखो सबसे पहले sin 74 पे आते हैं। बताओ क्या टेबल में 74 डिग्री आता है, नहीं आता, क्या करें, फंस रहे, ठीक है। थोड़ा सा सोचते रहेंगे, इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 90 में से कुछ माइनस कर लो। जैसे 90 में से कितना माइनस कर दे, 16, 90 में से 16 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 74 डिग्री। तो sin 90 माइनस 16 लिख दें क्या, कुछ के दिमाग में ये चल रहा है कि sin 90 माइनस 16 कर दो इसको, चलो कर दो। टेबल से आप, मुझे पता है आप बहुत अच्छे जीनियस हो, sin 90 माइनस 16 है वो cos 16 के इक्वल कर दोगे, लेकिन cos 16 कहां से लाओगे, अब लाओ, cos 16 भी नहीं पता, तो क्या करें। तो इसका मतलब ये वाला क्वेश्चन इस केस से सोल्व नहीं होगा। तो कैसे होगा, तो देखो इसको, इस पे आते हैं। 74 डिग्री को कैसे तोड़ेंगे, 90 से नहीं तोड़ सकते, 45 में कुछ जोड़े तो भी नहीं बन पाएगा टेबल से। इसको हम ऐसे कर लेते हैं, sin 74 इज इक्वल्स टू sin 2 इंटू में 37 हुआ। 37 का दुगुना क्या होता है, 74 डिग्री होता है, तो इसको हमने ऐसे कर दिया। अब ध्यान दो, sin 2a का फॉर्मूला बन रहा है, अगर आप इसको एंगल a मान लो तो ये वाला फॉर्मूला ये बन जाएगा sin 2a इज इक्वल्स टू 2 sin a cos a, 2 sin a cos a, ठीक है। अब sin 2a की जगह ये आ रहा है, तो ये कर लो sin 74 डिग्री और 2 इंटू में sin, अब a की जगह क्या आएगा, अब 74 नहीं आएगा, a की वैल्यू है 37, तो यहां पे आ जाएगा sin 37 इंटू में cos 37। आगे वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं, तो यहां पे देखो 2 इंटू में, अब sin 37 की वैल्यू कहां से लाएं, तो sin 37 की वैल्यू लाने के लिए यहां पे आ जाओ, इस ट्रिपलेट में ये लो, हम 3 4 5 से लेते हैं ट्रिपलेट, ठीक है। हमने ट्रिपलेट बना रखा है, ट्रायंगल से बना लिया क्योंकि 37 एंगल है, 37 में हमें पता है, ये लो, ये बना लिया, ठीक है। ये यहाँ पे 37 डिग्री ले लिया और ये 90 है, ये तो 5 हो गया, 37 के सामने वाला छोटी छोटी भुजा और ये वाले 4 एंगल ये कंसीडर हो रहा है, इसका मतलब लंब कौन सा होगा, एंगल 37 डिग्री कंसीडर हो रहा है, तो लंब कौन सा होगा, 3 होगा, क्योंकि 37 के सामने वाली भुजा छोटी होगी। और आधार किसको कंसीडर करेंगे हम, 4 को। तो चलो अब यहां से आते हैं, देखो sin 37 का मान कितना होता है, तो ये तो हो गया इसका कर्ण, ये हो जाएगा इसका लंब और ये हो जाएगा इसका आधार, क्लियर है। अब sin 37 है, तो देखो sin का मान यहां से निकालते हैं, लंब बटे कर्ण, तो लंब की वैल्यू कितनी है 3, कर्ण की वैल्यू कितनी है 5, तो ये कितना हो जाएगा 3/5 इंटू में cos 37 की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, तो cos 37 क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार कितना 4, कर्ण कितना 5, तो 4/5, तो यहां से कितना आ जाएगा, 4 × 12 2 24, 24/25, ये आंसर 24/25 इसका आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम सोल्व कर सकते हैं। अब आप ट्राई करो इसको, sin 106 को कैसे करोगे, तोड़ना घटाना कुछ नहीं कर पाओगे, इसको दुगने से करो, तो देखो ये हो जाएगा sin 2 इंटू में 53, बात वही है, ऐसा का ऐसा। तो चलो इसको क्या लिख सकते हैं, sin 2 इंटू में 53 इज इक्वल्स टू 2 sin 53 इंटू में cos 53। अब 53 का वैल्यूज आप निकाल के बताओ मेरे को। अब 53 एंगल लेंगे तो एंगल 53 में कौन सा होगा, ये वाला, ये 37 है तो ये क्या हो जाएगा, ये 53।
अब देखो जिस एंगल को हम कंसीडर कर रहे हैं उस एंगल के सामने वाली भुजा, बड़ा एंगल है तो बड़ी भुजा, तो ये क्या बनेगा, अब आधार नहीं बनेगा, अब ये लंब बनेगा। आधार कौन बनेगा, अब इस केस में ये वाला आधार बनेगा। क्लियर है? यही चीज मैं समझाना चाह रहा हूं कि लंब और आधार है वो क्या होते हैं, वो फिक्स नहीं होते कि अगर खड़ी लाइन ले रखी है तो वो लंब हो गया, ये फिक्स नहीं है। यहां से हम कैसे भी करके इसको कंसीडर कर सकते हैं, वो एंगल पे डिपेंड करता है। ये 53 डिग्री का एंगल होगा, ठीक है, ध्यान से देखना। अब हम बात करें यहां पे sin 53 की वैल्यू लिखे तो 2 इंटू में sin 53 कितना हो जाएगा, लंब बटे कर्ण, लंब कितना है 4/5, ये लो 4/5 इंटू में cos 53 कितना होता है, cos 53 होगा आधार अपॉन कर्ण, आधार कितना है 3/5, बात वर्क की हुआ रही है 24/25, आना तो वही है क्योंकि हम 180 में से 74 माइनस करोगे तो 106 आएगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन होता है वो साइन के इक्वल हो जाता है। तो इस प्रकार से हम इसको बना सकते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन है sin 15 और cos 15 की वैल्यू, बहुत इजी है। sin 15 की निकालना मैंने आपको बताई थी, कैसे निकालते हैं, ये निकालेंगे 45 माइनस 30, और cos 15 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, cos 15 की वैल्यू हम निकालेंगे कैसे, बताओ कैसे निकालेंगे, cos 15 की वैल्यू हम निकालेंगे 45 माइनस 30, कर लोगे, वेरी गुड, कर सकते हो आप। लेकिन कंपटीशन एग्जाम में क्या ऐसे करोगे, बताओ मुझे, करोगे क्या, लेंदी पड़ेगा, पहले आप cos 15 की वैल्यू निकालोगे, फिर sin 15 की वैल्यू निकालोगे, टाइम वेस्ट फालतू का। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, सोचो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। क्या इस क्वेश्चन को जब भी आपको साइन और कोस में क्वेश्चन मिले तो आपके दिमाग में sin 2a वाला फॉर्मूला आना चाहिए, ये वाला फॉर्मूला दिमाग में तुरंत हिट करना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसमें साइन और कोस दोनों साथ है, अगर दोनों के एंगल सेम है तो दोनों साथ है, बिल्कुल। तो यहां पे देखो दोनों के एंगल सेम है, sin a cos a, sin 15 cos 15। अब यहां पे थोड़ा सा अंतर क्या है, अंतर दो का ही तो है कि दो नहीं है, तो क्या दिक्कत है, दो से हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, दो से इसको मल्टीप्लाई किया, दो से डिवाइड कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा, मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइड कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा। अब ये क्या बन गया, 2 sin a cos a, और 2 sin a cos a को हम क्या लिख सकते हैं, sin 2a, तो लिख दो, तो ये हो जाएगा 1/2 ऐसा कैसा इंटू sin 2a, तो sin 2a लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 2 अंदर और 15, 2 इंटू 15 कितना हो गया 30, और sin 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, sin 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, 1/2 इंटू 1/2 1/4, आंसर उससे निकाल के देख लेना 1/4 आएगा, और 100% 1/4 आएगा। लेकिन फर्क क्या है, फर्क है क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का मेथड, कि टाइम कंज्यूमिंग है या टाइम सेविंग है। और हमें तो T20 मैच खेलना है, तो हमें तो हर बॉल पे रन चाहिए, तो टाइम कंज्यूमिंग तरीके से हमें सोल्व नहीं करना है, हमें शॉर्टकट मेथड अपनाना है, और ऐसा मेथड हो जिससे हम आंसर तक पहुंच सके, बहुत अच्छी तरीके से पहुंच सके। तो ये तरीका भी लाजवाब है, इस तरीके से हम क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। क्लियर है? अब हम बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे टेबल की तरफ, कि टेबल से रिलेटेड वैल्यूज कैसे निकाल सकते हैं हम, क्वाड्रेंट्स क्या होते हैं, इन पे बात करेंगे। अब थोड़ा हम निर्देशांक ज्यामिति में आते हैं, क्योंकि निर्देशांक ज्यामिति में भी हम क्या कर सकते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान निकाल सकते हैं। यहां से किस प्रकार से होगा, तो एक पूरे संपूर्ण चक्कर की बात करेंगे, एक 360 डिग्री का पूरा एंगल, क्योंकि हम बात कर रहे थे अभी 90 डिग्री तक जा रहे थे, और हमें टेबल भी 90 डिग्री तक पता है, लेकिन हम पूरे पे जाते हैं, ठीक है, टेबल पे भी बात करेंगे। तो देखो क्वाड्रेंट पे आते हैं हम, मान लो सपोज करो हमारे पास में 4 क्वाड्रेंट होते हैं, ये रहे, ठीक है, और एंगल है वो हमेशा कहां से स्टार्ट होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट इसको मानते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट ये होता है, थर्ड क्वाड्रेंट ये होगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट ये होगा। 4 क्वाड्रेंट होते हैं, 4 चतुर्थांश। क्वेश्चन है ये कि पहला चतुर्थांश इसको क्यों लिया, जब हम कॉपी में लिखना इधर से स्टार्ट करते हैं तो क्यों इसको क्यों नहीं मान सकते फर्स्ट चतुर्थांश, पहला दूसरा तीसरा चौथा ऐसे भी मान सकते हैं, या फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऐसे भी मान सकते हैं, लेकिन उसको ही फर्स्ट क्यों लिया। तो इसका रीजन ये है क्योंकि एंगल का जो मेजरमेंट होता है वो हमेशा कहां से होता है, प्लस एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है। ये प्लस एक्स एक्स होता है, ये माइनस एक्स, ये प्लस वाई और ये माइनस वाई, ऐसे तो लेते हैं हम निर्देशांक ज्यामिति में, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में प्लस एक्स। तो हमेशा धनात्मक एक्स एक्स से एंटी क्लॉकवाइज वामावर्त डायरेक्शन में क्या मेजर किया जाता है,
एंगल मेजर किया जाता है तो सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे 0 डिग्री और यहाँ से यहाँ तक चलेंगे तो ये 90 डिग्री पे चला जाएगा। फिर 90 से आते हैं, फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट के बाद में सेकंड क्वाड्रेंट, तो ये आ जाएगा 180 तक। फिर सेकंड से थर्ड पे आएंगे तो ये आ जाएगा 270 तक, और 270 से वापस से 360 तक आएंगे तो ये 360। फिर ऐसे वापस से 0 नहीं बनता है। क्लियर है? तो इस प्रकार से ये चतुर्थांश चलते रहते हैं। 360 के बाद में इधर जाएगा 450, आगे बढ़ता ही रहेगा। ठीक है, ये हम मैथ्स में, आप ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ते हो, 11th क्लास का जो टॉपिक है, काफी अच्छा टॉपिक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है, लेकिन फिजिक्स में हमें जितना काम में आएगा उतना हम पढ़ेंगे, यहाँ पे उतने पे ही बात करेंगे। इस प्रकार से ये पूरे क्वाड्रेंट में घूम सकता है। अब यहाँ पे रूल आता है ASTC रूल। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्वाड्रेंट में ASTC ये रूल नहीं है, ये कोई ट्रिक बनाई हुई, और ट्रिक है ASTC। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए, सेकंड के लिए, थर्ड के लिए और ये फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए, चारों क्वाड्रेंट्स के लिए ये बना रखा है, और इस ट्रिक्स को हम इसमें अप्लाई करेंगे, उसी हिसाब से काम करेगा। तो A फॉर ऑल, A फॉर ऑल का मतलब इसमें सारे के सारे क्या होते हैं? ऑल पॉजिटिव, मतलब जितने भी 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल क्वाड्रेंट होते हैं, रेशियोज होते हैं, सारे के सारे इसमें पॉजिटिव होते हैं, सब साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक, 6 के 6 पॉजिटिव। फिर सेकंड है S फॉर साइन, एंड साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक। ये दोनों इसमें क्या होते हैं? सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे क्या होंगे? नेगेटिव। इसका मतलब ये है A फॉर ऑल पॉजिटिव, S फॉर साइन, और साइन का रिलेशन जिससे होता है वो पॉजिटिव होगा, बाकी सारे क्या होंगे? नेगेटिव। तो अदरवाइज जो 4 बच गए वो सारे इसमें क्या होंगे? नेगेटिव। इसमें आते हैं T फॉर 10, तो T फॉर 10 और 10 का उल्टा क्या होता है? कॉट। ये दोनों इसमें क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे, बाकी जो बच गए 4 वो इसमें क्या होंगे? थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होंगे। क्लियर है? अब आते हैं आगे, देखो C। अब C फॉर कोट भी होता है, तो कोट नहीं करना है क्योंकि कोट तो आ चुका है, बच गया क्या? C फॉर कोस। तो C फॉर कोस, और कोस का उल्टा रिलेशन किससे होता है? सेक से। ये बोथ आर पॉजिटिव इन फोर्थ क्वाड्रेंट, एंड रिमेनिंग ऑल द 4 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज आर नेगेटिव इन फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में जो बचे हुए 4 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है वो क्या होंगे? नेगेटिव होंगे। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं? ये क्वाड्रेंट्स में इनको डिसाइड कर सकते हैं। जैसे ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन कोट पॉजिटिव, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस और सेक पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। क्लियर है? अब इसकी एक खास बात है, क्योंकि इसमें 2 लाइन होती है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, एक वर्टिकल लाइन है। हॉरिजॉन्टल लाइन है वो क्या होती है? नो चेंज लाइन, 0 से 180 वाली नो चेंज लाइन है। ये ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज को, मतलब त्रिकोणमितीय अनुपातों को चेंज नहीं करती है। अगर साइन है तो साइन रहेगा, कोस है तो कोस रहेगा, 10 पे है, सेक पे है तो वो सेम रहेंगे। 0 से 180 वाली लाइन चेंज नहीं करती है। तो कौन सी लाइन है? 0 से 180 वाली लाइन होती है, इसको बोलते हैं नो चेंज लाइन। कौन सी लाइन है ये? नो चेंज लाइन। ऑन दैट लाइन देयर इज द नो चेंज इन द एनी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज, तो यहां से कोई भी चेंज नहीं होगा। अब बात आती है वर्टिकल लाइन 90 से 270 वाली। तो 90 टू 270 वाली लाइन है ये वाली वर्टिकल लाइन, और इस लाइन को हम बोलते हैं चेंजर लाइन। चेंजर लाइन मतलब यहाँ पे त्रिकोणमितीय अनुपात चेंज होते हैं। कैसे चेंज होते हैं इस लाइन पे, इस चेंजर लाइन पे? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो साइन होगा वो किस में चेंज होता है? अब यहां पे देखना, ये मत बोलना कि साइन का रिलेशन कोसेक से होता है तो ये कोसेक में चेंज होगा, नहीं, ऐसा नहीं होता है। जो ये लाइन से होते हैं वो 6 ऐसे कैसे होते हैं? साइन कोस, टेन कोट और सेक कोसेक, ये लाइन से इनको हम लिख सकते हैं। तो इसका रिलेशन तो इसके साथ होता है, साइन का कोसेक के साथ, कोस का सेक के साथ, टेन का कोट के साथ। रिलेशन पे नहीं आ रहे हम, हमें एक चेंजर लाइन पे चेंज करना है। तो इस चेंजर लाइन 90 टू 270 वाली लाइन है, इस लाइन पे जो साइन होगा वो किस में चेंज होता है? कोस में। कोस किस में चेंज होता है? साइन में। ठीक है, मतलब साइन की जो वैल्यूज है 90 से 270 वाली लाइन पे, वो तो कोस में बदल जाएंगे विद साइन कन्वेंशन। यहां से ये वाला रूल के साथ, ASTC रूल को फॉलो करते हुए, इस रूल के बिना कुछ नहीं होगा। ये रूल ही एक तरह से ये माना गया है कि ये रूल बना दिया, लेकिन ये एक ट्रिक है याद रखने की। ठीक है, साइन कोस में चेंज होता है, कोस साइन में। टेन होता है वो कोट में चेंज होता है, कोट होता है वो टेन में चेंज होता है, और सेक कोसेक में चेंज होता है, और कोसेक सेक में चेंज होता है। किस पर? ऑन चेंजर लाइन।
नो चेंज लाइन पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस प्रकार से हम चेंज कर सकते हैं। मैं आपको 2-4 चेंज करके दिखाता हूं और 2-4 चेंज करेंगे तो आप आराम से समझ सकते हो, आप खुद भी ट्राई कीजिएगा, ठीक है, क्लियर है। अब देखो, जैसे मैं ये ले रहा हूं, एक वैल्यूज ले रहा हूं, सबसे पहले मैं प्रथम चतुर्थांश की बात कर रहा हूं। प्रथम चतुर्थांश में हमें जाना है, तो प्रथम चतुर्थांश में जाने के दो ही तरीके हैं हमारे पास। कैसे? या तो प्रथम चतुर्थांश में जाना है, या तो हम जीरो में कुछ ऐड कर दें, कुछ हल्का सा थोड़ा छोटा सा एंगल ऐड कर दें, तो क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा। और अगर हम 90 में से कुछ माइनस कर दें, 90 में से कुछ थोड़ा सा माइनस भी कर दें, तो भी हम किस में आ जाएंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। तो दो तरीके हैं, या तो जीरो में कुछ ऐड करके जाओ, या फिर 90 में से कुछ माइनस करके आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में रख सकते हो। तो दो तरीके हैं, तो हम मैं ऐसे कर दूं, साइन 0 प्लस थीटा, 0 डिग्री में थोड़ा सा ऐड कर दिया, थीटा ऐड कर दिया, तो वो उसी में चला गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला गया। अब 0 से 180 वाली इस प्रकार से लिख दिया, तो इसको चेंज करते हैं इक्वल। अब देखो, सबसे पहले हमें जब चेंज करना है, तो पहले तो ये लाइन चेक करो कौन सी लाइन है, 0 वाली। 0 से 180 वाली लाइन कौन सी लाइन होती है, नो चेंज लाइन। इसका मतलब कोई चेंज नहीं होगा, साइन है वो साइन ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। चलो साइन का साइन कर देते हैं। अब हमें क्या देखना है, इसकी वैल्यू देखनी है कि ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। तो देखो 0 में कुछ ऐड हो रहा है, कौन से क्वाड्रेंट में गया, फर्स्ट में, और फर्स्ट में सारे के सारे क्या होते हैं, पॉजिटिव। इसका मतलब ये पॉजिटिव आना है, कोई असर नहीं होगा। और बाद में जो एंगल दे रखा है वो ऐसा कैसे लिख दो, तो साइन 0 प्लस थीटा कितना हो गया, साइन थीटा, कोस 0 प्लस थीटा कोस थीटा, मतलब वही आना है, क्लियर है। तो इस प्रकार से हम इनको क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। तो 0 वाला केस तो बहुत ईजी है। 90 वाले पे आते हैं, तो 90 वाले केस में हम क्या लिख सकते हैं, जैसे मान लो मैंने इसे लिखा 10। अब मैं 90 वाली लाइन से काम करूंगा, तो 90 वाली से मुझे फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहना है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहने के लिए क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो चलो 90 में से कुछ थीटा एंगल अगर माइनस कर दें, 90 डिग्री में से कुछ थीटा, एक स्मॉल सा थीटा एंगल माइनस कर देंगे, तो कौन से क्वाड्रेंट में आ गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो इसका मतलब 90 वाली लाइन से ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होते हैं, ऑल पॉजिटिव, तो यहां पे आना है पॉजिटिव। अब लाइन चेक करो कौन सी है, 90 वाली लाइन कौन सी लाइन है, चेंजर लाइन। तो 10 किस में चेंज होता है, कॉट में, तो यहां पे क्या आ जाएगा, कॉट, और जो एंगल दे रखा है वो लिख दो थीटा। ये प्लस है, इसको हटा भी सकते हैं, ठीक है, लगाओ तो ठीक। 10 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, कोट थीटा के। सेक पे आ जाओ, सेक 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होगा, देखो कौन से क्वाड्रेंट में, फर्स्ट में, सारे पॉजिटिव। सेक किस में बदलेगा, चेंजर लाइन, सेक किस में बदल जाएगा, कोसेक में, तो ये हो जाएगा कोसेक थीटा। और यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं, आप इन फॉर्मूलाज को रटते रहते हैं, और रटने की जरूरत ही नहीं है, ये इसको फॉलो करो, यहाँ से आप सारे फॉर्मूलाज बना सकते हो। तो ट्राई कीजिएगा आप, बिल्कुल आप आराम से कर पाओगे, और मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से ये क्वाड्रेंट में जा सकते हैं। तो आज के इस लेक्चर में मैंने फर्स्ट क्वाड्रेंट बताया, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा, काफ़ी मज़ा नहीं आता है ज़्यादा लंबे वीडियो में, इसलिए नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इन क्वाड्रेंट्स के बारे में और भी डिटेल से डिस्कस करूंगा। सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्वाड्रेंट में कैसे बनाते हैं, फिर इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं, टेबल से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चंस आ जाए तो उनको, कोई भी आ जाए किसी भी प्रकार से, हम उसको सोल्व कैसे करेंगे, ठीक है। तो आप देखते रहिए, मेरे साथ जुड़े रहिए, और आपको रेगुलर वीडियोस प्रोवाइड कराए जाएंगे। कुछ इश्यूज हो गए थे, हेल्थ इश्यूज मान लो 5-6 दिन के लिए, इसलिए थोड़ा सा आपके सामने नहीं आ सका, और आप हमसे जुड़े रहिए, लगातार देखते रहिए, और वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू।